नमस्कार प्यारे दोस्तों। क्षेत्रफल और आयतन की 6 कक्षाएं मैं आप लोगों को दे चुका हूं। उन 6 कक्षाओं में मैंने आपको त्रिभुज से संबंधित सारा अध्ययन करवाया है। तो आज से हम लोग 7वीं क्लास में वर्ग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देखिए, वर्ग को लेकर हम 2 कक्षाएं बनाएंगे, 2 क्लास पढ़ेंगे। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कंसेप्ट समझा दूंगा वर्ग का, और फिर अगली क्लास में हम लोग लगभग 15 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आप सब मेरे साथ बने रहें, ठीक से पढ़ें। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, कॉपी और पेन साथ रखें। देखिए, दूसरी आकृति वर्ग पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। क्या होता है ये वर्ग? देखिए, ऐसे चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं समान होती हैं, ऐसे चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं समान होती हैं। जैसे मैंने कहा, ये चतुर्भुज ABCD है, इसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, तो इस तरह की आकृति क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। अब वर्ग में एक बात तो आपने ये जानी कि इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। अब अन्य बातें करें तो बेटा जी, वर्ग में आप 2 विकर्ण खींच सकते हैं। अन्य चर्चाएं करें तो वर्ग में आप 2 विकर्ण खींच सकते हैं, और ये दोनों विकर्ण जो हैं ये भी लंबाई में समान होते हैं। मान लीजिए, इसके पहले विकर्ण को मैं बोल रहा हूं D1 और दूसरे विकर्ण को मैं बोल रहा हूं D2। तो यहां से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि वर्ग में AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तो होता ही है, चारों भुजाएं तो समान होती हैं, साथ ही विकर्ण भी बराबर होते हैं। अब बेटा, मान लीजिए ये विकर्ण यहाँ ऊपर काट रहे हैं। मान लीजिए इन विकिरणों ने एक दूसरे को ऊपर काटा, तो ये विकिरण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित भी करते हैं। न केवल यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, बल्कि विकर्ण 2 बराबर भागों में भी बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये चारों हिस्से भी बराबर हो गए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं, और विकर्ण जब एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे तो ये चारों हिस्से भी बराबर होते हैं। अब यहां से हम लोग बात करते हैं इससे जुड़े हुए सामान्य सूत्रों की। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल मतलब सरफेस, पूरा एरिया। ये कितना होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल जब आपको ज्ञात करना है, मान लेते हैं इसकी भुजा A है। वर्ग का क्षेत्रफल जब आपको ज्ञात करना है तो आप पाएंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज का एरिया पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होगा। तो 1/2 गुणा, इस समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, BCD की, 1/2 गुणा आधार और फिर इसकी ऊंचाई भी यही है। तो क्या ये A²/2 हो गया? और ऐसा ही उधर दूसरे त्रिभुज में भी है, तो इसमें ये वापस जोड़ देंगे। मैं वापस बता देता हूं। हम लोग इस त्रिभुज का एरिया करेंगे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा। फिर इस त्रिभुज का एरिया करेंगे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा। तो ये हो गया ½ A² प्लस ½ A²। तो आप बताइए, आधा A² जोड़ेंगे तो क्या A² हो गया क्या? तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, हम लोग उसे कहते हैं भुजा स्क्वायर। मतलब भुजा का स्क्वायर कर दीजिए या A² कर दीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? भुजा का स्क्वायर करके आप वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, इसका परिमाप क्या होता है? तो बेटा, इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए आप इसको 4 से गुणा कर दीजिए। भाई, ये भी A है, ये भी A है। परिमाप मतलब बाहरी माप। तो इसकी सारी भुजाएं चूंकि बराबर हैं, तो आप A को 4 से गुणा कर दीजिए, तो वर्ग का परिमाप होता है 4A। याद रखिए, क्षेत्रफल होता है A², परिमाप होता है 4A। फिर हम लोग बात करते हैं इसका विकर्ण कितना होता है। तो बेटा जी, वर्ग का विकर्ण जब आप लोग ज्ञात करेंगे तो आप पा रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का आधार आपके पास है, लंब आपके पास है, कर्ण आपको ज्ञात करना है।
तो यहां से आप बोलेंगे कि आधार स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। पता लग रहा है आपको? तो ये हो गया 2a स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं। तो यहां से मैं बोलूंगा √2a बराबर कर्ण। तो बेटा इसका जो विकर्ण होता है वो भुजा का √2 गुणा होता है। जितनी भी भुजा है उसका √2 गुणा होता है। ऐसा आप लोगों ने त्रिभुज पढ़ते समय भी किया है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसका कर्ण, त्रिभुज के अभ्यास में भी आपने इस तरह के प्रश्न देखे हैं। तो ये a√2 होता है। अब मैं आप लोगों को एक क्षेत्रफल का सूत्र और बताना चाह रहा हूं। आप क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर भी कर सकते हैं। 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास भुजा दी हुई है, तो भुजा का स्क्वायर करने से क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर आपको विकर्ण दिया गया है तो विकर्ण का स्क्वायर करने के बाद 2 का भाग देंगे तो भी आपका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाना है। एक्चुअली विकर्ण स्क्वायर बटा 2 करेंगे तो वो भुजा स्क्वायर के बराबर ही हो जाएगा। आप जानते हैं विकर्ण क्या होता है? a√2 होता है, फिर a√2 एंड बाई 2। विकर्ण स्क्वायर लिख दिया मैंने, a√2 और बटा 2, तो 2 से 2 कट गया तो ये भुजा स्क्वायर के बराबर ही हो जाता है। तो 1/2 विकर्ण स्क्वायर भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाग में वर्ग पढ़ते हुए मैं आपको इसके सूत्रों से परिचित करवाना चाह रहा हूं। एक बार हम दोबारा बात कर लेते हैं कि एक वर्ग में कौन कौन से सूत्र ध्यान रखने हैं आप लोगों को, कि उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल के 2 सूत्र मैंने आप लोगों को बता दिए। अगर आपको भुजा दी गई होती है तो a स्क्वायर होता है, या भुजा स्क्वायर बोल दीजिए इसको। और अगर आपको विकर्ण दिया गया होता है तो फिर विकर्ण का स्क्वायर करके 2 का भाग देना होता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया इसका परिमाप क्या होता है। तो बेटा इसका परिमाप होता है 4a, भुजा का 4 गुना होता है। फिर हम लोगों ने बात की इसका विकर्ण क्या होता है। तो इसका विकर्ण होता है a√2। इसकी जितनी भी भुजा होगी उसको √2 से गुणा कर दीजिए। मैं कहूं एक ऐसा वर्ग है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण कितना होगा? 5√2 होगा बेटा। तुरंत से तुरंत आप बता सकते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि एक वर्ग का विकर्ण 5 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा कितनी होगी? 5/√2 होगी। सीधी बात है, भुजा को √2 से गुणा करेंगे तो विकर्ण आ जाएगा। विकर्ण में √2 का भाग देंगे तो √2 का, विकर्ण में √2 का भाग देंगे तो भुजा आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग सीखने के लिए आपको क्षेत्रफल के ये सूत्र ध्यान रखने होंगे। अब इसके अगले भाग पर चलते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं वर्ग में अंतःवृत्त एवं परिवृत्त। वर्ग के अंदर कोई वृत्त बना हो या वर्ग के बाहर कोई वृत्त बना हो। त्रिभुज में भी आपने ऐसा पढ़ा था। तो ध्यान से देखिए, दोनों ही चर्चाएं मैं साथ कर लेता हूं आप लोगों से। पहले बात कर लेते हैं वर्ग में अंतःवृत्त की। अंतःवृत्त मतलब अंदर बना हुआ वर्ग, वृत्त। और फिर हम लोग बात कर लेते हैं परिवृत्त की। तो परिवृत्त क्या होगा? ठीक है, वर्ग के अंतःवृत्त और वर्ग के परिवृत्त। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि वर्ग में जब आप अंदर वृत्त बनाएंगे तो वो उसकी चारों भुजाओं को छुएगा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये वृत्त का व्यास होगा? तो वृत्त का जो व्यास होता है, अंतःवृत्त में जो व्यास होता है वो वर्ग की भुजा के बराबर होता है। वर्ग की भुजा के बराबर होता है। स्पष्ट सी बात है, ये रटने की बात नहीं। आप जब भी चित्र बनाएंगे आपको पता लग जाएगा। तो व्यास जो होता है वो वर्ग की भुजा के बराबर होता है। और परिवृत्त में क्या होता है बेटा? परिवृत्त में क्या होता है? ये व्यास होता है। ये तो व्यास नहीं होना है, ये व्यास होता है। ठीक है,
तो परिवृत्त में व्यास कौन बन जाता है? वर्ग का विकर्ण बन जाता है। ठीक है, तो मैं वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त के बारे में आपको क्या बताना चाह रहा हूं, और ये चित्र दिमाग में रखिए, उससे आप लिख पाएंगे हमेशा कि वर्ग के अंतर्वृत्त का व्यास कौन होता है? इसकी भुजा होती है, और परिवृत्त का व्यास कौन होता है? इसका विकर्ण होता है। ठीक है, अब मैं आपको वर्ग का एक विशेष गुण बताता हूं। विशेष तथ्य। ठीक है, यहां भी मैं आपसे दो चर्चाएं करूंगा, आप आराम से सुनिए। पहली, दो वर्ग सदैव समरूप होते हैं। दो वर्ग सदैव समरूप होते हैं। समरूप होते हैं, समरूपता आप ज्यामिति पढ़ते समय सीखेंगे हालांकि, और फिर भी मैं थोड़ा सा आपको यहां बता देना चाहता हूं कि दो वर्ग कभी भी, जो भी दो वर्ग हैं वे निश्चित रूप से समरूप होते हैं। अब समरूप आकृतियों में एक विशेष बात यह होती है कि यदि उनकी भुजा A अनुपात B में हो, ध्यान से सुनिएगा, तो ऐसे जो एकल घटक होते हैं जो भी, जैसे विकर्ण, वो भी A अनुपात B में ही होगा। जैसे कि परिमाप, वो भी A अनुपात B में ही होगा। पर याद रखिए क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल जो है वो A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर में होगा। तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कई तरह के प्रश्न बन जाते हैं कि आपको भुजाओं का अनुपात दे देगा, क्षेत्रफल का पूछ लेगा, क्षेत्रफल का दे देगा, परिमाप का पूछ लेगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, भुजा, विकर्ण और परिमाप जो होते हैं ना, वे तो समान अनुपात में होते हैं, एक ही जैसे अनुपात होते हैं इनके। और क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर होता है। आपने कई बार इस तरह के प्रश्न देखे होंगे कि वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं 10% बढ़ा दी जाए, 20% कम कर दी जाए, पूरी क्षेत्रमिति बताने के बाद मैं एक पूरी क्लास इसी पर लूंगा, ताकि सारी आकृतियों में ये बात मैं एक साथ ही आपको समझा दूं। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, दो वर्ग सदैव समरूप होते हैं, वैसे ही हालांकि वृत्त पढ़ते समय देखना चाहिए, पर वर्ग में अंतर्वृत्त और परिवृत्त बनेंगे। तो यही मैं आपसे बात कर रहा हूं कि दो वृत्त भी सदैव समरूप होते हैं। समरूप होते हैं तो क्या? तो सेम बात, अगर दो वृत्त समरूप होते हैं तो यदि उनकी त्रिज्या का अनुपात A अनुपात B है, तो उनके व्यास का अनुपात भी A अनुपात B होगा, तो उनकी परिधि का अनुपात भी A अनुपात B होगा। पर याद रखिए, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात होगा A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर। ठीक है, अब आप जानना चाहेंगे सर क्या इस पर डिपेंड करने वाले कुछ प्रश्न बनते हैं क्या? देखिए मैं आपको बताता हूं, आप पॉज करके आराम से देखिएगा मैंने क्या बोला, अच्छे से अपनी कॉपी में लिखिएगा। अभी तक मैं वर्ग के बारे में आपसे 3 चर्चाएं कर चुका हूं। एक, वर्ग में कौन से सूत्र काम में आने वाले हैं वे मैंने आपको बता दिए हैं। वर्ग के अंतर्वृत्त का व्यास उसकी भुजा होती है और परिवृत्त का व्यास उसका विकर्ण होता है, यह बता दिया है। और तीसरा, वर्ग और वृत्त दोनों ही समरूप होते हैं। देखिए कुछ प्रश्न मैं बोलता हूं, आप समझ जाएंगे। जैसे मैं एक प्रश्न की बात कर रहा हूं, दो वर्गों का क्षेत्रफल 256 अनुपात 225 है, 225 में है, तो इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? जैसे मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि क्षेत्रफल जो होते हैं वो A स्क्वायर B स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं, और परिमाप जो होते हैं वो A और B के फॉर्म में होते हैं। तो इनके परिमापों का अनुपात 16:15 होगा। परिमाप का भी यही होगा, भुजा का भी यही होगा, जैसा मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूं। विकर्ण का भी यही होगा,
क्षेत्रफल का वर्ग में होगा। ठीक है, और देखते हैं इस तरह के प्रश्न। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है। अब इसके उत्तर ऑप्शंस पर निर्भर करते हैं, तो देखना, किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बारे में आप क्या क्या बातें बोल सकते हैं मैं बताता हूं। देखिए, एक वर्ग था, इसकी भुजा को आपने दुगना कर दिया, तो आप बताइए क्या भुजाओं का अनुपात 1:2 हो था क्या? दुगनी थी तो आप बताइए क्या क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है क्या? बिल्कुल है। तो क्षेत्रफल के बारे में आप 4 तरह की बातें बोल सकते हैं। ध्यान से सुनना, अब ये तो ऑप्शन पर निर्भर करेगा उसने क्या दे रखा है। मैं कह रहा हूं कि अगर वर्ग की भुजा दुगनी है तो क्षेत्रफल चौगुना होगा। तो आप 4 तरीके से ये इसका ऑप्शन दे सकता है। एक, इसने बोला क्षेत्रफल, तो आप बोलेंगे 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। बिल्कुल हो गया, वो 1 था 4 हो गया। नंबर 2, अगर ये परसेंट में लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा 400% हो जाएगा, ठीक है। गुणा में लिखेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, परसेंट में 400% हो जाएगा। तीसरा, ये बोल सकता है कि 3 गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा, और या फिर 300% बढ़ जाएगा। जैसा कि मैं कह रहा हूं, गुणा में भी ये बोल सकता है, परसेंट में भी ये बोल सकता है। तो अगर होने की बात करें तो 4 गुना हो रहा है, अगर बढ़ने की बात करें तो बताइए, बढ़ने की बात करें तो, अगर होने की बात करें तो 4 गुना हो रहा है, बढ़ने की बात करें तो 3 गुना ही बढ़ रहा है। एक तो ये ऑलरेडी था, 3 गुना बढ़ा तो 4 गुना हो गया, ठीक है। इस तरह के कई प्रश्न हो जाते हैं जो अभी आपने पढ़ा उसी पर डिपेंड करने वाले। जैसे मैं बोलूं कि किसी वर्ग एवं उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होता है? क्या अनुपात होता है? तो बेटा आप क्या बोलेंगे, किसी वर्ग, ये लीजिए, और उसी के विकर्ण, उस पर बने वर्ग। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये 2 वर्ग हो गए हैं यहाँ, एक तो खुद वर्ग हो गया, एक उसके विकर्ण पर बना वर्ग हो गया। तो बेटा इनकी भुजाओं में क्या अनुपात होता है बताना। इसकी भुजा अगर 1 हुई तो इसकी √2 होगी क्या? आप जानते हैं कि वर्ग की भुजा a होती है तो विकर्ण a√2 होता है, जानते हैं। तो इस वर्ग की भुजा तो a हो गई और इस वर्ग की भुजा a√2 हो गई। तो क्या इनकी भुजाओं में 1:√2 का अनुपात हो गया? बिल्कुल हो गया। तो जिनकी भुजाओं में 1:√2 का अनुपात हो गया, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या 1:2 नहीं होगा क्या? वर्ग कर दीजिए, 1:2 होगा। तो बहुत आराम से आप कई तरह के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जैसे यही बात मैं यहां कर सकता हूं कि किसी वर्ग के अंतःवृत्त एवं परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो बेटा ये हटा देता हूं मैं। किसी वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो ये देखना एक बार। अंतःवृत्त तो रहा ये और परिवृत्त रहा ये। अब ये जानना चाह रहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा वृत्तों के। तो आप मुझे बताइए, क्या इसका व्यास आपको पता है क्या? इसका व्यास, ये एक ही वर्ग है, उसी वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त की बात कर रहे हैं। तो इसका व्यास तो a है और इसका व्यास अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया है, तो इसका व्यास a√2 है, विकर्ण है ना इसका व्यास। तो आप बताइए व्यासों का अनुपात आपके पास आ गया a अनुपात a√2 से 1:√2।
तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि जो नियम आप वर्ग में लगा रहे थे वृत्त में भी, दो वृत्त भी समरूप होते हैं। तो आप बोलेंगे अगर व्यासों का अनुपात 1:2 है तो त्रिज्याओं का भी 1/2 ही होगा, तो परिधियों का भी 1:2 ही होगा, और क्षेत्रफल का 1:2 होगा। ये लीजिए, तो अगर आपको अनुपातों के कंसेप्ट ठीक से पता है तो आप बहुत जल्दी और बहुत सटीक उत्तर दे सकते हैं। ठीक है। वर्ग में 3 चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं, इसके सूत्रों की जानकारी ले चुके हैं, अंतःवृत्त और परिवृत्त देख चुके हैं, और वर्ग समरूप होते हैं इस बारे में बातचीत कर चुके हैं। अब बेटा एक क्वेश्चन बनता है लीफ का, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं, ध्यान से सुनिए। आजकल इस तरह का एक क्वेश्चन आने लगा है कि इस लीफ का एरिया फाइंड आउट करके बताइए। ये जो लीफ है इसका एरिया बताना होता है। ठीक है, तो हालांकि पहले पूरा समझ लीजिए, फिर मैं आपको सीधी बात भी बता दूंगा, तो पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप सब देखिए, क्या मैं यहां ये कह सकता हूं, सब ध्यान से देखिएगा, कि ऐसा मैंने बनाया, ठीक है, ये वाली लाइन बनाने के लिए ये मैंने बनाया। तो आप ये देख रहे होंगे कि अगर इसको केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया जाता तो ऐसा पूरा वृत्त बनता, कोई पता लग रहा है आपको? तो ये एरिया अगर मैं फाइंड आउट कर लेता हूं, जो कि मुझे पता है ये 90 डिग्री का एंगल है। अभी आप वृत्त में पढ़ेंगे कि सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग वृत्त की क्लासेस में पढ़ेंगे। पर फिर भी आप लोगों को इतनी जानकारी होगी कि अगर मैं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालूं 360 डिग्री के लिए, तो 90 डिग्री के लिए चौथा हिस्सा होगा। तो क्या इसका एरिया, केवल इस भाग का एरिया, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो हो गया πr², इस भाग का एरिया क्या πr²/4 हो गया क्या? चौथा हिस्सा ही तो है ये, तो इसका एरिया मैंने निकाल दिया, πr² से पूरा वृत्त निकाला, और उसका चौथा हिस्सा है। अब आप बताइए r यहां a ही है क्या? यही तो इसकी त्रिज्या का काम कर रहा है, तो मैंने लिखा πa²/4, इसका पूरे का एरिया हो गया। उसमें से यदि मैं ये हटा दूं, उसमें से यदि मैं ये त्रिभुज निकाल दूं, तो क्या ये आधी लीफ बच जाएगी क्या? मैंने क्या किया, पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लिया, और उसमें से अब मैं ये त्रिभुज हटा रहा हूं। ये त्रिभुज क्या है बताइए? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो इसका आधार भी यही है, ऊंचाई भी यही है। पता लग रहा है आप लोगों को? तो अगर मैं इसको हटा दूं, तो क्या यहां से मैं ये बोल सकता हूं, यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि a² कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो यहां से मैं बोलूंगा a² अगर मैंने बाहर ले लिया, या a²/2 कॉमन ले लेते हैं, a²/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा? π/2 बचा क्या? बिल्कुल बचा। और इस जगह क्या बचा बताइए? 1 बचा। a²/2 आपने कॉमन ले लिया, तो यहां 1 बचा। तो इसको मैं लिखना चाहता हूं 22/7। 22/7 से ये खत्म हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं, मेरे पास बोर्ड पर एक्चुअली कम जगह है, तो इसको मैं लिख रहा हूं a²/2 तो आपने बाहर रख रखा था, और यहां से 11/7 माइनस 1 हो गया, ये 11/7 माइनस 1 हो गया। तो क्या इसको हल करेंगे तो आपको ये नहीं लग रहा कि a²/2 इंटू इसको हल करेंगे तो 4/7 हो गया, 4/7 हो गया। तो यहां से और हल करेंगे तो क्या ये 2/7 a² हो गया? बिल्कुल हो गया। तो 2/7 a² क्या हो गया? ये हाफ लीफ हो गई। अगर मैं पूरे सेक्टर में से ये त्रिभुज घटा दूंगा तो हाफ लीफ आ गई। तो हाफ लीफ और बच रही है ना, ये भी तो बच रही है, तो आधी तो आपके पास आ गई। इसको 2 से गुणा कर दीजिए, तो 4/7 a², ये आपकी पूरी लीफ का एरिया हो गया।
ठीक है, दूसरे रास्ते से भी मैं बता देता हूं, एक और तरीके से मैं बता देता हूं। मैं एक काम करता हूं कि पहले इस सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूं, इसका। आप ध्यान से मेरी बात सुनना, इस सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूं। तो आप बोलेंगे सर इस सेक्टर का एरिया तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 है। पाई ए स्क्वायर तो पूरे वृत्त का एरिया हो गया, और उसमें 4 का भाग देंगे तो ये चौथा हिस्सा। इस त्रिज्याखंड का एरिया यही तो हो गया, पूरे वृत्त का चौथा भाग ही तो है ये। ऐसे ही मैं अब इधर से भी निकाल लेता हूं, तो ये भी वही उसी तरह का सेक्टर है, तो ये भी इसको 2 से गुणा कर दीजिए, या मैं लिख देता हूं कि पाई ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब 2 बार जब आपने पाई ए स्क्वायर बाई 4 निकाला तो आपके पास क्या क्या आ गया? आपके पास ये सेक्टर आ गया और ये वाला सेक्टर आ गया। तो ये जो लीफ आई ना, ये जो लीफ आई, ये आपने 2 बार काउंट कर ली, उधर से सेक्टर करते समय भी, इधर से सेक्टर करते समय भी। तो अगर मैं इसमें से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूं, मतलब ए स्क्वायर घटा दूं, तो हमारे पास लीफ बच जाएगी। इसको थोड़ा और समझाता हूं मैंने कहा कि जब आप ये सेक्टर कर लेते हैं तो भी लीफ आपके पास आ गई, इसमें लीफ है। जब आप ये सेक्टर कर लिए तो इसमें भी लीफ आपके पास आ गई। तो लीफ इस एरिया में 2 बार आ गई ना आपके पास। तो इस पूरे एरिया में से अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल मतलब ए स्क्वायर घटा दूंगा तो लीफ का एरिया बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया पाई ए स्क्वायर बाई 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, लघुत्तम लेकर जोड़िएगा पता लग जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। तो बेटा यहां कौन कॉमन आ गया? ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो वहां क्या बचा? पाई बाई 2 माइनस 1। यही अभी थोड़ी देर पहले बच रहा था। तो इससे फाइनल आंसर क्या आएगा? 4/7 ए स्क्वायर। तो ये आपके लीफ का एरिया हो गया। एक बार दोबारा समझ लीजिए ये बात कि जब भी आपको लीफ का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोले तो आप बोलेंगे 4/7 ए स्क्वायर। आया कहां से ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको पता लग जाए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। देखिए कंसेप्ट आना बहुत जरूरी होता है एक विद्यार्थी को, और अगर न भी आए तो कम से कम ये तो आपको याद होना चाहिए कि लीफ का एरिया 4/7 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये लीफ एक दूसरे तरीके से भी आ जाती है। देखिए ऐसा भी पूछ लेता है कि इनका एरिया बताइए, इनका एरिया भी पूछा जा सकता है आपको, ये बताना है। कब? जबकि वर्ग की भुजा ए हो, तब आप बोलेंगे, तब भी इसका सूत्र भी 4/7 ए स्क्वायर ही होगा। ऐसी लीफ आए तो भी यही होगा, ऐसी लीफ आए तो भी यही होगा। अब आप पूछेंगे सर ये तो बिल्कुल अलग अलग दिख रही है, फिर ऐसा क्यों होगा? देखिए मैं बताता हूं। एक बार ये छोटी भुजा ले लीजिए, ये वर्ग ले लीजिए, ये वर्ग उससे मिल रहा है ना। मान लेते हैं कि इसकी भुजा k है, मान लेते हैं कि इसकी भुजा k है। तो आप मुझे बताइए इसका एरिया क्या होगा? केवल इसका एरिया उसके अकॉर्डिंग होगा 4/7 और k स्क्वायर, यही तो होगा। अब ऐसी कितनी लीफ है आपके पास? 4 लीफ है, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? फिर 4 से गुणा करना पड़ेगा। और क्या आप इस k स्क्वायर को पहचानते हैं? k को पहचानते हैं? k जो है वो पूरे a का आधा है। तो क्या मैं इसको k को a/2 लिख सकता हूं क्या? यहाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसको और हल करेंगे तो लिखेंगे 4/7 गुणा a/2 गुणा a/2 और गुणा 4। तो 4 से 4 तो खत्म हो गया। तो क्या ये 4/7 ए स्क्वायर हो गया क्या? तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, चाहे लीफ ऐसी आए चाहे इस तरह की आए, दोनों के लिए आप 4/7 ए स्क्वायर लगा सकते हैं। ये आया कहां से ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, पर अगर वो चीजें आपके दिमाग में नहीं भी रहती हैं तो ये सूत्र जरूर आपके दिमाग में रहना चाहिए इस तरह के प्रश्नों का जवाब देने के लिए। ठीक है, वर्ग में सामान्य क्षेत्रमिति में जितनी बातें बताई जानी चाहिए थी वो मैंने आपको बताई हैं। मैंने आप लोगों को इसके क्षेत्रफल के सूत्रों के बारे में बताया, अंतःवृत्त और परिवृत्त के बारे में बताया, इनकी समरूपता और उस पर कैसे प्रश्न बनते हैं ये बताया, और लीफ के बारे में बता दिया है। जैसा मैं आप लोगों को कह रहा था, वर्ग की 2 क्लास हम लोग लेंगे। आज मैंने आपको कंसेप्ट के बारे में समझा दिया।
अगली क्लास में इस पर आधारित प्रश्न कैसे बनेंगे, ऐसे 15 प्रश्न हम लोग करेंगे। देखिए क्षेत्रमिति जो है बहुत ही समझने की चीजें हैं यहाँ, तो आप एक एक करके धीरे धीरे इनको पढ़ना जारी रखें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।